जैसा कि हम सब जानते हैं, ज्यादातर लोगों के लिए उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया एक बेहद रहस्यमय देश है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि बाहरी दुनिया उसके बारे में बहुत कम जानती है। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने उत्तर कोरिया की 10 सबसे खौफनाक यातनाओं का जिक्र करूंगा। वे यातनाएं जिनके बारे में स्थानीय लोक कथाएं प्रचलित हैं, जिनका सामना करने का दावा कुछ विदेशी एजेंटों ने किया है, लेकिन जिन्हें आज तक कोई भी व्यक्ति खुद जाकर खुलकर साबित करने की हिम्मत नहीं कर सका। गोली मारकर सजा देने का इतिहास हथियारों के जन्म तक पीछे जाता है। भले ही दुनिया के ज्यादातर देशों और क्षेत्रों में इस सजा को समाप्त कर दिया गया हो, लेकिन कुछ देशों में आज भी इसे मृत्युदंड लागू करने का एक प्रभावी तरीका माना जाता है, क्योंकि इसका अपराधियों पर सबसे अधिक डर पैदा करने वाला और चेतावनी देने वाला प्रभाव होता है। उत्तर कोरिया में दी जाने वाली गोली मारकर फांसी उससे भी ज्यादा अलग और डरावनी है। वहां जल्लाद कुल 9 गोलियां चलाकर कैदी की जिंदगी खत्म करते हैं। ये इसलिए नहीं कि उत्तर कोरियाई सैनिकों की निशानेबाजी खराब होती है, बल्कि सजा को परफेक्शनिस्ट तरीके से पूरा करने के लिए ऐसा किया जाता है। पहले दौर में 3 गोलियां चलाई जाती हैं। निशाना छाती पर होता है, जिससे शरीर को थामने वाली रस्सी टूट जाती है और कैदी आगे की ओर झुककर गिरने लगता है। दूसरे दौर में फिर 3 गोलियां चलाई जाती हैं। गर्दन पर निशाना साधा जाता है और कैदी का सिर पहले से तैयार किए गए बोरे में गिर जाता है। कहा जाता है कि जब बाहर का तापमान -20 से 30 डिग्री की कड़ाके की ठंड में होता है, तो शरीर और बाहरी तापमान के अंतर से इस पल बहुत सी भाप या गर्म हवा उठती दिखाई देती है। आखिरी 3 गोलियां जांघों को बांधने वाली रस्सी पर चलाई जाती हैं। कैदी का शरीर पूरी तरह आगे की ओर धड़ाम से गिरता है और उसका ऊपरी धड़ भी बोरे के अंदर चला जाता है। सैनिक कुछ लाते मारकर बोरे को खींचते हैं और शव को पूरी तरह उसमें भर देते हैं। बोरे का मुंह गांठने के बाद उसे ट्रक या हाथ ठेले पर डाल दिया जाता है और पहाड़ों में किसी भी सुनसान जगह पर यूं ही फेंक दिया जाता है। न दफनाया जाता है, न कोई निशान छोड़ा जाता है, और बताया जाता है कि शव को जंगली कुत्तों के लिए छोड़ दिया जाता है। अपराधियों को डराने और जनता को शिक्षित करने के लिए फांसी के समय भीड़, आरोपी के परिजन और उसकी काम इकाई के प्रतिनिधियों को भी जबरदस्ती बुलाकर ये सब दिखाया जाता है। बाद में उनसे देखने के बाद की रिपोर्ट और गारंटी लेटर तक लिखवाए जाते हैं। चेतावनी का असर कहा जा सकता है पूरी तरह से दिमाग में भर दिया जाता है। बताया जाता है कि ये सजा आमतौर पर जासूसों और विदेशियों पर इस्तेमाल की जाती है। 2 जनवरी 2016 को उत्तर कोरिया की यात्रा समाप्त करके लौट रहे अमेरिकी कॉलेज छात्र ओटो वॉर्मबियर प्योंगयांग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर देश से बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे। उसी समय उन्हें अचानक रोक लिया गया और सुरक्षाकर्मी उन्हें अपने साथ ले गए। उसी साल मार्च में उत्तर कोरिया के सर्वोच्च न्यायालय ने ओटो को राज्य को गिराने की साजिश के आरोप में 15 साल के श्रम सुधार की सजा सुनाई। लगभग 15 महीनों बाद उत्तर कोरियाई अधिकारियों ने ओटो को रिहा कर दिया, लेकिन तब तक वो एक तरह की वेजिटेटिव स्टेट में पहुंच चुका था। अमेरिका लौटने के सिर्फ 1 हफ्ते बाद ही उसे मृत घोषित कर दिया गया। हैरानी की बात यह थी कि पोस्टमार्टम करने वाले अधिकारियों को उसके शरीर पर पहले किसी स्पष्ट यातना या दुर्व्यवहार के निशान नहीं मिले। बस इतना सामने आया कि ओटो का मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका था। एक इंसान को जीते जी मरे हुए की हालत में रिहा करना और फिर उसकी मौत 1 हफ्ते बाद अमेरिका में हो जाना,
और सबसे अहम बात, मौत का कोई साफ कारण सामने न आना। ये नतीजा उत्तर कोरियाई पक्ष के लिए सबसे फायदेमंद माना जाता है। इसी घटना के बाद उत्तर कोरिया के पास न्यूरोटॉक्सिन है जैसी बातें पश्चिमी देशों में तेजी से फैलने लगीं। अमेरिकी CIA भी उत्तर कोरिया में भेजे जाने वाले जासूसों को पहले से चेतावनी देती है कि अगर वहां इस तरह की सजा इस्तेमाल की जाए तो उन्हें तुरंत सब कुछ बता देना चाहिए। उत्तर कोरिया के कंसंट्रेशन कैंपों को आज की दुनिया की सबसे डरावनी जेलों में गिना जाता है। एक भगोड़े नागरिक ने दावा किया कि चीन उत्तर कोरिया सीमा पर फल की तस्करी के आरोप में उसे पूरे 3 साल तक एक कैंप में बंद रखा गया। दक्षिण कोरिया पहुंचने के बाद उसने पेशेवर चित्रों के जरिए कैंप में बिताए अपने भयावह अनुभवों को दुनिया के सामने रखा। उसकी एक तस्वीर में वही बदनाम कबूतर यातना दिखाई गई है। पूछताछ की ये मुद्रा कबूतर जैसी होती है। हाथ पीछे बांध दिए जाते हैं और लोहे की सलाख पर दोनों हाथ पैर फैलाकर जकड़ दिया जाता है। शरीर हवा में लटका रहता है। न तुम ठीक से खड़े हो सकते हो, न बैठ सकते हो। एक दिन के भीतर ही कंधों की मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं, छाती आगे की ओर उभर आती हैं, पक्षी की छाती जैसी, और पूरा शरीर अकड़ जाता है। जो भी कैदी पहली बार कैंप में पहुंचता है, उसे इसी हालत में एक दिन से भी ज्यादा समय तक सताया जाता है। इस दौरान कैदी की छाती पर लगातार घूंसे मारे जाते हैं, यहां तक कि खून की उल्टी होने लगती है। और क्योंकि शौचालय जाने की अनुमति नहीं होती, इसलिए उन्हें पेशाब और मल अपने ही कपड़ों में करना पड़ता है। उत्तर कोरिया उन गिने चुने देशों में से एक माना जाता है जहां कोयला खदान में काम करवाना सजा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बताया जाता है कि ये सजा मुख्य रूप से उन कैदियों के लिए होती है जिनका अपराध मृत्युदंड तक नहीं पहुंचता, और साथ ही इससे राज्य को भारी मात्रा में मुफ्त श्रम भी मिल जाता है। 7 दिनों में से 6 दिन कैदियों को खदान में कोयला खोदने में बिताने पड़ते हैं। सुबह 6 बजे उन्हें जगाया जाता है। वे थोड़ा सा सूखा राशन खा लेते हैं और फिर आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें कार्यस्थल तक ले जाया जाता है। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक बिना किसी विश्राम के काम करवाया जाता है। इस दौरान एक स्वस्थ जवान का वजन तेजी से घटता है, बीमारियां बार बार घेर लेती हैं और मानसिक टूटन जैसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। ऊपर से रेडियो पर लगातार ये वाक्य दोहराया जाता है, तुम्हें भुला दिया गया है, किसी को तुम्हारी याद नहीं, तुम यहां 60 साल की उम्र तक काम करोगे। ऐसे शब्द जो इंसान को गहरी निराशा में धकेल देते हैं। अगर कोई ये सब सह लेता है तो उसे योग्य कोयला खदान मजदूर माना जाता है। उसका व्यवहार थोड़ा बेहतर हो सकता है और यहां तक कि उसके लिए पत्नी भी आवंटित की जा सकती है। लेकिन अगर कोई ये सब सह नहीं पाता और छांट दिया जाता है तो उसे वीरान इलाके में छोड़ दिया जाता है, जहां प्रकृति में वापस लौट जाना ही उसका आखिरी ठिकाना बन जाता है। बकरी यातना को हंसी की यातना भी कहा जाता है। बताया जाता है कि ये यातना 17वीं सदी में यूरोप के युद्धों के दौरान इजाद की गई थी। इसमें कैदी के हाथ पैर बांधकर उसे एक बेंच पर सीधा लिटा दिया जाता है। उसके जूते और मोजे उतार दिए जाते हैं। पैरों के तलवों पर शहद या नमक लगा दिया जाता है और फिर एक बकरी लाई जाती है जो उन तलवों को चाटती है। बकरी घास खाने वाला जानवर है। उसकी जीभ नरम होती है, बीच में हल्का सा खांचा होता है और उस पर छोटे छोटे उल्टे रेशे होते हैं। जब वो तलवे को चाटती है तो बेहद तीखी और असहनीय उत्तेजना पैदा होती है। इसके अलावा इंसान के तलवों में बहुत सी नसें होती हैं और आमतौर पर वहां बार बार स्पर्श नहीं होता, इसीलिए वो हिस्सा बेहद संवेदनशील होता है। जब बकरी तलवे चाटती है तो इंसान हंसते हंसते खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है,
लेकिन क्योंकि बांधना बहुत कसकर होता है, भागने की कोई गुंजाइश नहीं रहती और उसे बस निष्क्रिय होकर सब कुछ सहना पड़ता है। इसी वजह से इसे सबसे मुलायम यातना भी कहा जाता है, जहां कैदी ऐसी हालत में फंसा रहता है जैसे दर्द भी है और अजीब सा मजा भी। उत्तर कोरिया में कहा जाता है कि इस तरह की सजा मुख्य रूप से ज्यादा बोलने वाली महिलाओं को दंडित करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यहां तक दावा किया जाता है कि उत्तर कोरियाई कानून में यह भी दर्ज है कि जो कोई चुगली या फूट डालने के कारण संपत्ति का नुकसान या शारीरिक चोट पहुंचाए, उसके साथ सबसे पहले बकरी यातना का इस्तेमाल किया जाएगा। मानो ये कहना हो, तुम जुबान चलाना पसंद करती हो, तो फिर बकरी की जुबान को तुम्हारे तलवों पर लगातार चलने दो। कुत्तों द्वारा दंड को डॉग एग्जीक्यूशन भी कहा जाता है। ये एक प्रकार की सजा मानी जाती है। अपराधी के कपड़े उतरवाकर उसे लोहे के पिंजरे में फेंक दिया जाता है और फिर कई दिनों से भूखे रखे गए बड़े कुत्तों को अंदर छोड़ दिया जाता है। सजा पाने वाला व्यक्ति अगर सीधे गर्दन टूटने से नहीं मरता, तो पूरा प्रक्रिया उसके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं बताई जाती, क्योंकि ये तरीका अत्यंत क्रूर माना जाता है। इसलिए आधुनिक समाज में ये बेहद दुर्लभ है और इसे एक प्रकार की चरम सजा कहा जाता है। इतिहास में इस दंड के बारे में दर्ज विवरण बहुत कम मिलते हैं। लोगों का ध्यान इस पर तब गया जब रिपोर्टों के मुताबिक 21वीं सदी में उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेतृत्व द्वारा इस अमानवीय दंड का इस्तेमाल किया गया। 13 दिसंबर 2013 को उत्तर कोरिया ने झांग सोंगथेक को मृत्युदंड सुनाया और उस पर देश का पहला कुत्तों द्वारा दंड लागू किया गया। झांग सोंगथेक और उसके 5 करीबी सहयोगियों को 300 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों के सामने इस दंड का सामना करना पड़ा। कपड़े उतारे गए 6 पुरुषों को एक ऐसे लोहे के बाड़े में डाला गया जिसमें 3 दिनों से भूखे रखे गए 120 शिकारी कुत्ते थे। कहा जाता है कि केवल 1 घंटे के भीतर ये 6 लोग पूरी तरह इस दुनिया से गायब हो गए। उत्तर कोरिया में चाहे वो राष्ट्रीय संपत्ति की लूट हो, चोरी, संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, नकली मुद्रा बनाना, जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना, अपहरण, व्यक्तिगत संपत्ति की चोरी, रंगीन धातुओं की तस्करी, राष्ट्रीय संसाधनों की तस्करी, जेल से भागना या फिर अवैध व्यापार, दलाली जैसे कृत्य, अगर इन्हें विशेष रूप से गंभीर माना जाए तो मृत्यु दंड तक दिया जा सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सर्वोच्च गरिमा को ठेस पहुंचाने या उत्तर कोरियाई राष्ट्र का अपमान करने वाली बात कह दे और पकड़ा जाए, तो कहा जाता है कि उसे रक्त दंड दिया जाता है और ये केवल मौत तक सीमित नहीं रहता। कैदी को लगभग 1.3 मीटर ऊंचे और 1.8 मीटर चौड़े पिंजरे में बंद किया जाता है। जबरन खून निकाला जाता है और उसे अपनी ही आंखों से अपना खून बूंद बूंद बहते हुए देखना पड़ता है, जब तक शरीर पूरी तरह टूट न जाए। ये हर दिन नहीं किया जाता। जैसे ही मानसिक स्थिति कुछ संभलती है, खून निकालने की प्रक्रिया फिर शुरू कर दी जाती है और ये तब तक चलता है जब तक आधा शरीर लकवाग्रस्त न हो जाए या व्यक्ति वनस्पति अवस्था में न पहुंच जाए। सबसे डरावनी बात यह है कि किसी ने कैदी से कहा होता है, तुमसे निकाला गया खून उच्च अधिकारियों के परिवार के बीमार लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, बार बार। जलदंड एक ऐसी यातना मानी जाती है जिसमें कैदी को यह महसूस कराया जाता है कि वह डूबने ही वाला है। कैदी को इस तरह बांधा जाता है कि उसके पैर सिर से ऊंचे हों, चेहरे पर कपड़ा ढक दिया जाता है और फिर उसके चेहरे पर पानी डाला जाता है। यह प्रक्रिया एक तरफा वॉल्व जैसी बताई जाती है। पानी लगातार अंदर जाता रहता है
और कपड़ा उसे बाहर थूकने से रोकता है। जरा सोचिए, सामान्य तौर पर जब हमें थोड़ा सा पानी भी नाक में चला जाता है तो कितनी देर तक असहजता रहती है। जलदंड में यह एहसास लगातार बना रहता है कि आप घुट रहे हैं और डूब रहे हैं। सिर्फ 2 से 3 मिनट में कैदी आमतौर पर बेहोश हो जाता है, लेकिन मानव का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र काम करता रहता है और शरीर को बचाने की कोशिश करता है। ऐसे में व्यक्ति बेहोश होने के बावजूद शारीरिक पीड़ा और भी ज्यादा तीव्र हो जाती है। सितंबर 2009 में अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते अमेरिकी सेना ने जलदंड को प्रतिबंधित तरीकों की सूची में डाला। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संधि जिनेवा कन्वेंशन के तहत जलदंड पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन बताया जाता है कि उत्तर कोरिया में जलदंड और भी चरम रूप में होता है, जहां पानी की जगह जानवरों के मूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। उस दृश्य की कल्पना करना भी मुश्किल बताया जाता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये ऐसी सजा है जिसमें व्यक्ति को सोने नहीं दिया जाता। उत्तर कोरिया में इसे मुख्य रूप से गद्दारों और विरोधियों को दंडित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कानून प्रवर्तन करने वाले लोग तेज रोशनी या बिजली के झटकों का उपयोग करके कैदी को लंबे समय तक जागता रखते हैं ताकि वो सो न सके। ये पीड़ा बहुत जल्दी मानसिक टूटन पैदा कर देती है और कैदी स्वीकारोक्ति के लिए मजबूर हो जाता है। नींद, हवा, भोजन और पानी की तरह ही मानव जीवन की मूल आवश्यकता मानी जाती है। अगर नींद छीनी जाए तो सोच, भावनाएं और व्यवहार असामान्य हो जाते हैं। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि प्रयोगशाला के जानवर अगर 3 हफ्ते तक सो न सकें तो मर जाते हैं। बिना नींद जीवन संभव नहीं माना जाता। इंसान बिना पानी के 72 घंटे से ज्यादा जीवित रह सकता है, लेकिन बहुत कम लोग 72 घंटे बिना सोए झेल पाते हैं। बताया जाता है कि उत्तर कोरिया में नींद से वंचित करने की प्रक्रिया कम से कम 2 हफ्ते तक चलती है। हर दिन कैदी को जिंदा रखने भर की थोड़ी सी नींद दी जाती है और बाकी समय पूछताछ और काम में लगाया जाता है। यहां तक कि अगर बीच में ही कैदी टूटकर स्वीकार कर ले, तब भी पूरी प्रक्रिया पूरी की जाती है। 200 किलो वजन वाला व्यक्ति भी 15 दिनों में बेहद दुबला हो सकता है। तोप से दंड का अर्थ है तोप का उपयोग करके अपराधी को मारना। ये भी मृत्युदंड का एक तरीका माना जाता है। जीवित व्यक्ति को खुले मैदान में बांध दिया जाता है और विमानरोधी तोप से निशाना साधकर गोली चलाई जाती है। जब गोला सीधे शरीर से टकराता है तो तीव्र गर्मी, झटके और असंख्य छर्रे पैदा होते हैं, जो पल भर में शरीर को टुकड़ों में बदल देते हैं। इसका दृश्य अत्यंत भयावह होता है। ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार सबसे पहले इस तरीके का इस्तेमाल भारत में किया गया था, जिसे बाद में पश्चिमी उपनिवेशकों ने विरोध को दबाने के लिए अपनाया। अत्यधिक क्रूर होने के कारण इसे विश्व भर में निंदा का सामना करना पड़ा। आधुनिक काल में उत्तर कोरिया ही ऐसा देश है जहां इसके इस्तेमाल की खबरें सामने आई हैं। मई 2015 में उत्तर कोरियाई सेना के दूसरे नंबर के अधिकारी और सशस्त्र बल मंत्री रैंक के एक वरिष्ठ नेता को अविश्वास के आरोप में गिरफ्तार किया गया। रिपोर्टों के मुताबिक 3 दिन बाद उसे देशद्रोह के आरोप में तोप से दंड दिया गया। इसी घटना के बाद दुनिया भर में तोप से दंड शब्द व्यापक रूप से जाना गया। वो पहला व्यक्ति नहीं था जिसे इस तरह मारा गया। 2011 के अंत में किम जोंग इल की मृत्यु के बाद 2012 की शुरुआत में सत्ता संभालने वाले किम जोंग उन ने शोक अवधि के दौरान अनुशासन तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया। रिपोर्टों के अनुसार सशस्त्र बलों के उप मंत्री और जनरल स्टाफ के उप प्रमुख समेत 10 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों को सार्वजनिक रूप से मॉर्टर से निशाना बनाकर मार दिया गया और आदेश था कि कुछ भी न बचे। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है।
नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर साझा करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी का बटन दबा दें ताकि आगे की रोचक कहानियां आपसे छूट न जाएं। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी।